जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके साथ एक नए शो के साथ मद्दे मुकाबले के साथ मैं हाज़िर हूं। हमारी होस्ट जो हैं ये राबिया एहसन, जो थोड़ा सा कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो आज वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो मेरे साथ जो इस वक्त मैंने इनवाइट किया मोहम्मद मालिक साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे एडिटर भी रहे हैं, दोस्ती का दावा भी छोटा मोटा हम कर लेते होते हैं इनके साथ। तो इनको पकड़ कर मैं ले आऊँ कि हजूर आप हैं और इधर हमारे साथ बैठें, क्योंकि इनके पास बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ भी होती हैं, ख़बरें भी होती हैं। और आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से लंदन में वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब के साथ अभी उनके मियाँ ये होगी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, वहाँ से थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। मुर्तज़ा जो हैं हमारे साथ होंगे, मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं, वंडरफुल रिपोर्टर अगेन। और पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स, और इमरान खान साहब के भी कुछ ये ट्वीट्स आए हैं, उन्होंने कुछ अपने खदशात का इजहार किया है अपने ऊपर जो लाइफ अटैम्प्ट उन पर हुई थी। फिर यहाँ पे मीटिंग्स हुई है, ये कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, इनसाइड स्टोरीज़ हैं। मालिक साहब के पास बहुत कुछ शेयर करने के लिए। मालिक साहब पहले तो आपको मुबारक हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। मुझे पता है कि यू आर ए ग्रेट क्रिकेट ये लवर हैं और आप सारे मैचेस भी देखते रहते हैं। तो आपको तवक्को थी कि टीम इसमें चली जाएगी इससे पहले कि हम मुर्तज़ा के पास लंदन जाएं? अल्लाह के बाद हम नेदरलैंड्स के शुक्रगुजार हैं, दोनों ने बड़ी मेहरबानी की हमारे पे। तो आई होप कि अब अगला मैच ये खेल के जीत लें। अभी तक दुआओं से अगरचे चुनाचे इससे हो गया है, लेकिन ये है कि खुशी बहुत है। डेफिनेटली पूरा मुल्क खुश है कि मेरा ख्याल वह खेल है जो पाकिस्तान के लोगों को जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और चीज़ मिल जाए ना, तो उसका मजा ही होता है। और इस पर प्लस जो पाकिस्तानी टीम जो है एक मतलब हमें भी आके नहीं, शुक्र है बाबर और रिजवान दोबारा फॉर्म में आए हैं, क्लिक किया है। लेट्स होप। अब चले मैं ज़रा थोड़ा मुर्तज़ा से आप भी, और पहली बारी हम इंडिया की जीत की अब दुआ मांग रहे हैं कि कल इंडिया जीत जाए, फाइनल पाकिस्तान इंडिया को। मेरा ख्याल वो भी यही कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, मैथ्यू हेडन को भी सुन रहा था, रवि शास्त्री को भी, और उसके साथ डैनियल भी थे, वो भी यही कह रहे थे, कमेंट्री सुन रहा था कि वहाँ पे उन्होंने कहा आज तो शायद 34,000 के करीब क्राउड था, फिर उन्होंने 50+ से ज़्यादा होगा भरेगा। तो मेरा ख्याल मुर्तज़ा है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कल रात भी हमने आपको रिक्वेस्ट की थी, यू आर वेरी काइंड कि आप पाकिस्तानी के अगेन जितना मीडिया सबके साथ तामुन करते हैं आप। तो सर अभी मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात वहाँ से ख़त्म हुई है नवाज़ शरीफ साहब के पास। आप हालांकि कल वहाँ नैरोबी में थे, आज ही पहुँचे हैं आप, तो एक और मेरा ख्याल असाइनमेंट पे आपको जाना पड़ गया। ये जर्नलिस्ट की ये लाइफ होती है। तो क्या अपडेट्स हैं सर? कोई अंदर की खबर कोई मिली कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो आए थे, आपको कैसा लगा? कोई इनसाइड स्टोरी सर? साहब देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो लंदन आना, चाहे वो लंदन में हो या पाकिस्तान में हो, एक बात है आपको बहुत जो मैंने खुद यहाँ पे देखा है, बल्कि एक आध मीटिंग के तो मालिक साहब भी विटनेस थे, हम उसमें इकट्ठे मौजूद थे, पिक्चर वीडियो उस मीटिंग की कोई नहीं है। शहबाज शरीफ से कोई भी जो बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो नवाज शरीफ के अप्रूवल में और नवाज शरीफ से कंसल्ट किए बगैर वो डिसीजन नहीं लेते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो इस हुकूमत में हुकूमत लेने का डिसीजन हो या अदरवाइज। लेकिन ये देखा हमने कि जब को बहुत ही को बड़ा जो क्रिटिकल डिसीजन हो, उस हवाले से जिनकी प्रेफरेंस यही होती है कि उनकी फेस टू फेस मीटिंग हो, जहाँ पे उस हवाले से 7-8 बड़ी बड़ी चीजें ये डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे सीक्रेसी भी हो, प्राइवेसी भी हो, अपना माहौल हो। और ये उनका एक जो पैटर्न रहा है, इसी वजह से पिछले 6-7 महीने में इनकी 4 से 5 मीटिंगें लंदन में हो चुकी है। जो आज मीटिंग हुई है इसमें तो बाहर से कोई लोग शामिल नहीं थे, सिर्फ पॉलिटिकल जिनकी पार्टी के लोग, बनी के फैमिली के लोग थे। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके हमने पोजीशन ली कि हमने उनसे ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल आर्मी चीफ का ही पूछा। वो आए, उन्होंने आके उस वक्त क्रिकेट टीम जीत चुकी थी, क्रिकेट टीम की मुबारकबाद दी और अंदर चले गए। 2.5 घंटे के बाद आए, उन्होंने फिर मीडिया ने पोजीशन ली, वो आए, उन्होंने आगे को 35 मिनट फिर क्रिकेट की बात की, और फिर खास तौर पर एक्सटेंशन के हवाले से या नई अपॉइंटमेंट के हवाले से वो बात किए बगैर वो गाड़ी में बैठे, स्कॉटलैंड यार्ड के वो डिटेक्टिव उनके साथ वो चले गए। लेकिन जो आज 2.5 घंटे की मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने चाय पी, खाना खाया, गपशप लगाई, लेकिन इससे ज्यादा वहाँ पे बातें उसमें जो 1-2 बड़े प्रपोजल हैं उनके हवाले से वो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ डिस्कस किया। एक तो एक आइडिया फ्लोट किया जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट का कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जो पीडीएम को भी सेविंग मिले, खासतौर पर पीएमएल को, इमरान खान को और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उनको इमीडिएटली इंटरिम सेटअप की तरफ जाया जाए। एक ये था जो बुनियादी तौर पर आज सबसे ज्यादा इन्होंने डिस्कस किया, वो नवाज शरीफ के सामने शहबाज शरीफ ने रखा है। नवाज शरीफ ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया, आउटराइटली, बिकॉज इसमें उनकी एक असेसमेंट बन चुकी है पिछले 2-2.5 से 3 महीने में
जब से इमरान खान एजुकेशन में गए मुर्तज़ा हैं, जो उसके बाद मेन भी चीज़ पाकिस्तानियों को दिलचस्पी है वो मेरा ख्याल टर्म गवर्नमेंट के हवाले से, वो तो अपनी जगह पे जो चीज़ें आ रही हैं वो है आर्मी चीफ के हवाले से कि ये समझा गया है कि ये वहाँ पे गए हैं कंसल्टेशन करने के लिए और फैमिली कंसल्टेशन हुई जैसे आपने बताया। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, क्योंकि मैंने भी वो देखा है, क्लिप देखा है जिसमें आप लोग उनसे बातें कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब किसी फैसले पे पहुँच गए हैं वहाँ पे। दूसरा, सारे फैसले जो हैं वो लंदन में हो रहे हैं, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब इसमें जो आर्मी चीफ के हवाले से बात है उसमें देखिए 2-3 सिनारियो है। आर्मी चीफ खुद को कह चुके हैं कई बार कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो फुली प्रिपेयर्ड है रिटायर होने के लिए, लेकिन आपको पता ही है कि व्हील्स विद इन व्हील्स है, मुख्तलिफ सिनारियो बनते हैं। ये डेफिनेटली है, बाद ऐसे लोग हैं पीएमएल नून के अंदर और बाद ऐसे स्टेक होल्डर जो पूरे सिस्टम में जिनका पिछले इवेंट से बड़ा क्रूशल रोल रहा है। ये बात हकीकत है कि वो प्रपोजल ऐसा लेके फिर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है कि इमरान खान भी चाह रहे हैं, पीटीआई भी चाह रही है और कुछ और की इन्फ्लुएंशियल लोग चाह रहे हैं कि जो मौजूदा जो सिचुएशन है जो आर्मी चीफ है वो कंटिन्यू करें, एक्सटेंशन दी जाए और देखिए उससे एक तो इमरान खान की जो डिमांड है वो भी उनको भी मिटिगेट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक आज के बाद से अगर सिनारियो बदले मैं कह नहीं सकता, आज की मीटिंग और आज के इस डेट इस मोमेंट तक मैं आपको अपने जो क्रेडिबल सोर्सेज है उनको जो उनसे मेरी बातचीत थी, मैं आपको ये यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक यही पोजीशन यही है कि मेरिट के ऊपर ये फैसला होगा और अराउंड कह लें अगले 10 डेज टू 15 वीक्स में जिस बंदे का नाम भी मेरिट पे होगा, चाहे जो भी जनरल हो, इस वक्त तक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यही कहा है कि मेरिट पे जो ऊपर आता है उसको मालिक साहब पूछना चाहते हैं सवाल। और जी मालिक साहब। जी चलें, आपका मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी काइंड। आप मतलब जो भी चैनल जो है आपसे बात करें, ये आप हमेशा काइंडली यू आर अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेट। आइंदा भी आने वाले दिनों में हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे वहाँ पे ये डेवलपमेंट्स लेने के लिए। थैंक यू मुर्तज़ा जी। सर मालिक साहब, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके भी सोर्सेज लंदन से हिंद सिंध तक फैले हुए हैं सर। आप अभी भी किसी से मिलकर आ रहे हैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा सर? इनकी बात ठीक है और ये आई थिंक जो थोड़ा सा मुर्जा ने वाजे नहीं किया, जो ये बात हो रही है इंटरिम गवर्नमेंट की, इंटरिम गवर्नमेंट ये नहीं कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और 3 महीने के बाद अब इलेक्शन करवाएं। प्रपोजल ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट अभी आ जाए और ये इलेक्शन की डेट तक रहे, तो ये 8-9 महीने बन जाते हैं। उसमें फिर आपको अगर दोनों साइड एग्री भी करें फिर इस पर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून में 3 माह की वो लेजिस्लेशन है। एक प्रपोजल पहले ये बातचीत चली कि जी ये पार्लियामान और कर ले, तो उस पर जो इनके नेगोशिएटर्स थे उन्होंने जिस वक्त ये ओपन शुरू में बात चल रही थी तो इन्होंने कहा कि जी ये फिर इमरान खान की पार्टी वापस आए पार्लियामान में और हम मिल के लेजिस्लेशन करेंगे। और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि अगर मुझे इलेक्शन की अपडेट बता दें या वॉटेवर, या ये गवर्नमेंट से हट जाएं तो हम पार्लियामान में आ जाएंगे, तो वो हो सकता है। लेकिन मैंने ये जब ब्रेक भी की थी खबर में, मेरा ख्याल था कि बड़े मियाँ साहब नहीं मानेंगे इसको और वो उसको शूट डाउन करेंगे। और आज मैंने पहले प्रोग्राम में लिया हुआ था मुर्तज़ा ये कह रहे हैं कि उन्होंने शूट डाउन किया, तो वो बात कर रहे थे, तो तब बड़ी तफसील में बात थी। उन्होंने कहा जी उन्होंने उसको शूट डाउन किया। और वो मेरा ख्याल इसलिए था कि क्यों शूट डाउन करेंगे, कि देखिए जो इस वक्त फ़िज़ा बनी हुई है, इमरान खान साहब की एक वेव चल रही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं 7-8 माह के बाद, तो उसमें भी लग ये रहा है कि खान साहब अच्छा शो करेंगे। अगर कोई क्रेजी वो तो खैर 2/3 की बात करते, लेकिन 2/3 ना भी हो तो एक सिंपल मेजॉरिटी तो आ सकती है। और या सबसे बड़ी पार्टी मर्ज हो सकती है जो अलायंस बना के पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, लेट्स पुट इट लाइक दैट, ऑन हिज ओन या मिल के एक आध बंदे के साथ। अगर आप नवाज शरीफ हो, आप क्या सोचेंगे? आप ये चाहेंगे ना कि अगर इलेक्शन होना है और हमने हारना है तो अब 5 साल हम इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें, इमरान खान विल टेक अस टू क्लीनर्स, हमें तो उड़ा के रख देगा इमरान खान। तो आप कहते हैं ठीक है, निज़ाम में अड़े रहो, वो अपनी जगह जोर लगाता है या अपनी जगह अड़े रहें। और अगर एक इम्पॉसिबल सिचुएशन आ जाती, डेडलॉक आ जाती है और निज़ाम गिरता है, तो ठीक है, हम भी बाहर हैं, हम तो वैसे भी 5 साल के लिए बाहर हो सकते थे, तो ये हम भी बाहर हैं, ये भी बाहर हैं। और उनका बिलीफ ये है कि हमारी मल्टी लेयर्ड पार्टी है, हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा हमारा फैलाव है, ज़ाहिर है 30 साल से पावर में। और पीटीआई में प्राइमरीली 1 मैन पार्टी है कि इमरान खान के मोमेंटम पे चलती है। तो उनका ख्याल ये है कि अगर इस तरह की कोई बीच में डिरेलमेंट भी होती है तो वो इमरान खान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी,
बजाय इससे कि हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अब मालिक साहब वो ये कह रहे हैं, मुर्तज़ा को अभी आपने सुना लंदन से, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब इससे एग्री नहीं किए, जो बात आप बता रहे हैं ना, व्हाट नेक्स्ट। स्पेशली अब एक तो जो उसमें आ जाते हैं, पहले आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से आ जाते हैं। कल बहुत बड़ा कोर कमांडर्स का उसमें इजलास हुआ है, वेरी क्रूशल, 2 हफ्ते पहले मेरा ख्याल अपॉइंटमेंट से पहले, और इसकी प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की ISPR ने, जिससे ज़्यादा आपको पता है अगर वो जारी करें तो भी हमें तकलीफ हो जाती है, अगर वो ना करें तो उससे ज़्यादा हो जाती है। तो कोई लगता है कोई फैसले हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट, कोई आर्मी ने आके अपना फैसला किया कि वो आपके इलाके की एक फेमस लाइन होती है, मजाल सही, ठीक है ना, तो हम अभी इस पर मजाल सही वाला जवाब दूंगा मैं आपको। देखिए मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कल की कोर कमांडर की मीटिंग की, उसमें ये नहीं है कि क्या फ़ैसला हुआ, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्या फ़ैसला नहीं हुआ। अच्छा। और वो फैसला वहाँ बड़ी खुल के बातें हुई हैं, एंड अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस कुछ लोग ऑब्वियसली हार्ड लाइनर जो होते हैं, हमेशा एक एक्सट्रीम व्यू होता है, दूसरों का होता है, लेकिन जो तय वहाँ पे कंसेंसस ये बना एंड में कि जी वेट एंड वॉच। अब वेट एंड वॉच बड़ा ख़तरनाक टाइम होता है क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है सब कुछ, और एवरी डे समथिंग हैपन्स। जिस तरह आज वेट एंड वॉच में कोई 7:30-8 के करीब लेट नाइट मैं प्रोग्राम ही कर रहा था, तो मुझे कान में बताया कि जी हम आपको भेज रहे हैं ट्वीट, खान साहब के नए ट्वीट आए। अब वो बड़ा खौफनाक ट्वीट है। वो जो आप ट्वीट देखते हैं तो उस पर खान साहब कहते हैं कि मैं जल्द उस दूसरे अफसर का नाम भी बताऊंगा जो 5 बजे से 2 बजे से 5 बजे तक के किस तरह का 5 बजे तक, और वो जनरल फैसल के साथ कंट्रोल रूम में इस तमाम उस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। यानी कि सडनली दे वाज अ कंट्रोल रूम, वहाँ पे ये सारा हो रहा था, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट चल रही थी, वो सडनली एक आधे अफसर के साथ नाराज़गी के बजाय एक इंस्टीट्यूशनल वो पे एक इल्ज़ाम लग रहा है। पहले ही बड़ा सीरियस मामला था, आपने एक मेजर जनरल का नाम लिया हुआ था, अब उसके ऊपर बात बढ़ गई है खान साहब की। अब उन्होंने ये कह दिया कि एक होल ऑर्गेनाइज्ड पूरा एक नेटवर्क था, कंट्रोल रूम था। सो आई थिंक ये जो डेली चीज़ें एक लेवल रोज़ाना इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, फिर 2-3 दिन से अब खुल के बातें शुरू हो गई हैं, सराना सनाउल्लाह और दूसरे। मलिक ये बड़ी अहम आप चीज़ बना, इसी से पूछ लेता हूँ। अगर ये खान साहब का ट्वीट मैंने भी देखा है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मेजर जनरल हैं फैसल नसीर साहब, वो बैठे हुए थे और उनके ऊपर कोई और जो मॉनिटर कर रहा था ना, जो एग्जीक्यूशन, नहीं, वो कह रहे थे बेसिकली असिस्ट कर रहा है जो उनको, अच्छा मतलब जो अफसर उनके साथ, ये उनका जूनियर हो सकता है या उनका कुछ सीनियर? जो बात से लग रहा है वो जूनियर लग रहा है, कि जूनियर था, जो बात से लग रहा है वो लग रहा है कि जो ऑपरेशन ओवरसी कर रहा है ना, अच्छा, कि शायद हुक्म उनका था और ये पूरा एग्जीक्यूशन को देख रहा था। तो खान साहब को सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उससे क्या एजेंसी के अंदर से जा रही हैं? क्योंकि वो खुद भी उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया, मेरा ख्याल CNN के इंटरव्यू में था कि आपको कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो उन्होंने कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं एजेंसीज का हेड भी रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे मतलब जानने वाले सिंपथाइजर मौजूद हैं, दे कीप ऑन पोस्टिंग मी। सो सारी चीज़ें उस एजेंसी के अंदर से जा रही हैं, या खान साहब जानबूझ के एजेंसी के अंदर कोई रिफ्ट पैदा करना चाहते हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि आपके ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, दे आर इन टच विद मी एंड दे आर फीडिंग मी? मुझे लगता है कि खान साहब चाह रहे हैं टू फोर्स द आर्मीज हैंड, के हाथ डालें, कि वो इन्वॉल्व हो, मजबूरन इन्वॉल्व हो, जैसे भी इन्वॉल्व हो। देखिए जब आप गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं, जब हमारे से वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, तो उनका ख्याल है कि शायद खान साहब उतना मोमेंटम नहीं बना सके जितना इनका ख्याल था। मुझे तो खैर मोमेंटम बहुत लगता है, सीधी बात है, हर जगह बड़े बड़े जुलूस हैं। तो और मेरा ये भी ख्याल है कि अगर खान साहब आते हैं इस्लामाबाद पिंडी तो वो बहुत बड़ा जुलूस होगा, वो छोटा नहीं होगा। लेकिन ये प्राइवेटली इंसिस्ट करते हैं कि जी इतना बड़ा जुलूस नहीं था बन रहे जितना इनका ख्याल है, एंड वी कैन डील विद हिम। ये खान साहब को भी पता है कि जब वो इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट के साथ भी आए थे तो तब भी गवर्नमेंट नहीं गिरा पाए थे। अब अगर इंस्टीट्यूशन को वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है खान साहब शायद चाहेंगे कि इंस्टीट्यूशन दोनों को फारिग करे, मतलब वही काकड़ फार्मूला, समथिंग लाइक दैट। और ये अगर गवर्नमेंट से निकल जाते हैं तो ही थिंक्स कि ही हैज़ अ बेटर चांस ऑफ हैविंग इलेक्शंस या समथिंग लाइक दैट। मेरा ख्याल ये है कि अगर इन दोनों में एक एक स्टेप पीछे ना लिया तो फिर शायद इलेक्शन हो ही ना। अगर खान साहब तो नहीं ले रहे, जो आज वाले ट्वीट जिसकी बात कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक बता दिया है, उन्होंने एजेंसी का कह के कि फैसल नसीर साहब के साथ एक और भी अफसर, अब वो लिस्ट थोड़ी सी बढ़ती जा रही है ना। पहले एक अफसर बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक बात, वो खतरनाक है। पहले उन्होंने आगे एजेंसी के सरबराह पे, आपको याद होगा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन पर उन्होंने अटैक किया, और साथ में फैसल नसीर साहब पे किया। अब एक तीसरा नाम वो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा आपको कि प्लाट तैयार किया। अब तो बात जरा मजीद फैलती जा रही है। तो खान साहब कह रहा हूँ ना, अब ये इंस्टीट्यूशन पूरा इसमें रोपन हो रहा है और सीरियस किस्म के चार्जेस हैं, और ये फ्लूइड सिचुएशन के अंदर
जब आपने देखना है कि अपॉइंटमेंट्स भी होनी है या जो भी होना है, आखिरी ताने तक आई थिंक डिफेंस सेक्रेटरी भी बाहर ही हैं, तो वो तो डिफेंस सेक्रेटरी जब तक बाहर हैं, दौरे पे हैं, जहाँ भी हैं, तब तक तो समरी मूव नहीं हो सकती। वो आएंगे तो समरी मूव होगी। हमें को बताया जा रहा है कि शायद एक्सटेंड होगी थी छुट्टी या वट एवर असाइनमेंट थी, शायद अब 19 की तारीख। मालिक मेरी जो मैंने इस पे यहाँ भी बताया था, स्टोरी भी की थी, मेरी इतला ये थी कि ये बेसिकली प्रोसेस शुरू होगा ना वो 19 के बाद होगा। 19 को एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब रिटायर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद ही समरी तैयार की जाएगी। मैंने सुनी है थियरी। मुझे एक बात बताएं, मुझे किसी ने कहा कि देखें जी अगर वो उससे पहले होता है प्रोसेस तो उनका नाम भी डालना पड़ेगा। मैं कहा सो जहाँ 4 जन होंगे 5 हो जाएंगे, जब 5 है वहाँ 6 हो जाएंगे। मतलब करना तो आपने अपनी मर्जी वाला है, करना तो अपनी मर्जी है। और दूसरा सबको पता है रफली 2 ही बंदों का नाम है, एक है जिससे खासा परेशान है, एक जिससे हुकूमत परेशान एक जिससे हुकूमत परेशान है। सो तीसरा जो बच जाएगा डार्क हॉर्स, मुझे लगता है वही शायद वो नहीं। आपको लगता है दोनों साइड्स कहेंगे कोई ऐसा लेकर आए जिसपे कोई खान साहब भी कल को उसको कंट्रोवर्शियल ना कर सके, हुकूमत भी है वो समझेगा चलें जी क्राइसिस जो है ना इसको अगर आप करना है। अभी तक तो जब हम सुन रहे हैं, अभी तक तो हम यही सुन रहे हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर बड़े फेवरेट हैं मियाँ साहब कैंप के, एंड फॉर द ऑब्वियस रीजंस। और खान साहब भी जब प्राइवेटली बातें करते हैं लोगों से तो शनीद यही है कि उन्हीं की परेशानी उन्हीं पे है कि वो ना हो, बाकी कोई मालिक आपको बड़ा तजर्बा है यहाँ पे, कई हुकूमतें आपने गिराई हैं। हमने क्या गिराई, हमने दीवार से देखी है, फ्लाई ऑन द वॉल। आपको छेड़ा है ना, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ गिराई है बने। हमारे पे इल्जाम भी लगते हैं ना कि हम साफ सियासी अदाकार भी हैं ना, एंकर जो है सियासी अदाकारी भी करते हैं हमारे साथ भी। हमने तो पार्टियां बांटी हुई है ना, मैंने इसी तनाजुर में हमें ये एडवांटेज है जो भी है। और ये मेरा ख्याल है बड़ा अल्लाह की नेमत है, बड़ा मजेदार चीज़ है कि जो हम ऐसी जगहों पे होते हैं इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, विटनेस टू हिस्ट्री होते हैं। अच्छा, माजी में आपने बहुत दफ़ा देखा, हमने कई जर्नल्स देखे। मुझे याद आता है जब जनरल वहीद काकड़ साहब को लगाया गया था 93 में, आप यहीं रिपोर्टिंग ही कर रहे होंगे उस वक्त, मैं तो नहीं था यहाँ पे उस वक्त भी जनरल मेरा ख्याल फारूक थे या कोई इस तरह के थे। ही वॉज बीइंग टिप्ड एज द फेवरेट, उनका नाम आ रहा था। फिर हमने देखा इस जहांगीर करामत के वक्त भी था। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब के वक्त सारे कहते थे अली कुली साहब जो हैं ही विल बी द न्यू चीफ। सो अच्छा, फिर जब उस वक्त आया रहील शरीफ साहब का आया या इमाम बाजवा साहब का आया, तो जिन लोगों के नाम आ रहे होते हैं पहले सीनियर मोस्ट जो थे उस वक्त समझे जा रहे थे, तो यूजुअली जिनका नाम पहले डिस्कशन में आना शुरू हो जाए, वी हैव सीन के कोई बैड लक स्ट्राइक्स है। ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है। देखें, मुझे याद है जब जनरल अली कुली का नाम आ रहा था तो साथ ही हमने सुना शुरू कर दिया कि जी अली कुली जी बड़ा दबंग सा बोलता है, वो जी बड़ा अपना व्यूज़ बड़े ओपनली बात करता है, तो सबने कहा फिर तो नहीं होएगा। इसी तरह वेरियस लोगों के नाम आते रहते थे। ये पहली बार ही हुआ है कि पहले होता था कि जो भी आर्मी चीफ होता था वो रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर का क्राइसिस होता था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इमरान खान साहब है, उनके लिए भी उतना ही क्राइसिस है जितना एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। सो इसलिए ये डिफरेंट एक सिचुएशन है। और ये पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई ऐसा बंदा आर्मी चीफ बन जाए जिसको एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड अ पॉसिबल फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अपना नेमेसिस समझते हो कि मेरा इससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। एक ब्रेक का ये मालिक साहब मुझे कहा जा रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें मालिक साहब से डिस्कशन करनी है, तो एक इस ब्रेक के बाद आते हैं मैनी इनसाइड स्टोरीज, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। थैंक यू। जी वेलकम बैक। ये मालिक साहब, हम जाने से पहले इसी आर्मी के हवाले से, क्योंकि सारी चीज़ें उसी पे आके अटक रह गई हैं, तो कल इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है वहाँ पे लाहौर में सहाफ़ियों से, तो उसमें उनसे सवाल किया गया आर्मी चीफ़ के हवाले से। पहले तो आपको पता है वो कह रहे थे कि मुझसे कंसल्टेशन की जाए, 3 नाम मैं देता हूँ, 3 शहबाज शरीफ साहब दें। तो अब उन्होंने कह दिया, जो मैं रिपोर्ट पढ़ा था, वो कहते हैं ठीक है जी कि ये हुकूमत जिसको लगाना चाहती है लगा ले, वही वाली बात सीनियरिटी को देख ले, तो अदरवाइज़ मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो उन्होंने इस पर कुछ चेंज उन्होंने की है। आपको लगता है वैसे कि नए आर्मी चीफ़ के आने से मौजूदा बहरान जो है क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद आगे चलेगा? ये नहीं, मुख्तलिफ नौइयत का हो जाएगा। अभी पोजीशंस काफ़ी क्लियर हमें समझ आती हैं। देखिए, जो कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर एक नए आर्मी चीफ आते हैं तो उन पे 2 प्रेशर्स होंगे। एक तो ये होगा कि वो ये ना लोग समझें कि वो कोई ही ओज समथिंग टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का वो अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे।
ये भी नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट ये कहे कि जी हमारे ख़िलाफ़ हो गए और ये खान साहब को फेवर कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। तो फ़ौज जब भी बैलेंसिंग एक्ट करती है तो सियासतदानों का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। तो आर्मी की एक चीज़ तो है ना रऊफ़, आप देखते हैं कि फ़ौज देखती तो आर्मी चीफ़ की तरफ है। ज़िया-उल-हक साहब आए, सारों ने मुसल्ले निकाल लिए। अपने मुशर्रफ साहब आए, सारे पिकनिक ढूंढने शुरू हो गए। छोटे कुत्तों की कीमतें बढ़ गई इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना। जब राइल शरीफ आए तो एक मॉडरेटली प्रोग्रेसिव एक माहौल बना। सिमिलरली आई थिंक सिर्फ काकर साहब जब आए थे तो तब बड़ा ही एक प्रोफेशनल एक ही तरह का था उनका, बड़ा वो अपनी न्यूट्रल टाइप आदमी थे। वो जो थे जनरल जेके जो थे जहांगीर करामत, आप उनको इस कैटेगरी में नहीं लाते? वो कहते किताब पढ़ने वाला। हाँ, जहांगीर करामत वो कहते थे कि ज़्यादा ही वो तो जो उनके लिए निकनेम था वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करता, रहने देते हैं। तो हर बारी होता यही है। सो जो नए आर्मी चीफ, अगर नए आर्मी चीफ आते हैं तो फिर देखना पड़ेगा उनकी क्या सोच है, उनकी अपॉइंटमेंट्स रिफ्लेक्ट करेंगी। अभी तो सवाल ये भी है कि क्या इन तमाम इतनी तेज़ी से फ्लूइड सिचुएशन में क्या नई आर्मी चीफ आ पाएंगे, क्या नई अपॉइंटमेंट अभी तक उसी पे डटे हुए हैं जो आपकी मेरी उसमें शर्त लगी थी कि आपका ये ख्याल था। देखिए मैं ये देखता हूं, मौजूदा चीफ है, मैं ये देखिए एक्सटेंशन मिल जाए, मेरा ख्याल था नहीं होगा ये। मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एक साइड इशू बन के रह जाएगा। जितना ये देखें 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, अब खुल के बातें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह भी बात कर रहे हैं, दूसरे भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम तो अब, उन्होंने फाइलों का पेट भरना शुरू कर दिया, लेटर लिखने शुरू कर दिए, ये आईनी खिलाफ वर्जी, ये फलाना। वो केस बना रहे हैं एक फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का पंजाब के अंदर, उधर उस जगह पे KP के अंदर। अब अगर एक बड़ा क्लैश होता है, और मुझे बताएं कि एक चीज़ तो है, सड़क इस वक्त खान साहब के पास है, जो एग्जेक्टिव पावर है वो इन लोगों के पास है। अगर ये क्लैश होता है तो फौज के पास 2 ऑप्शंस हैं, या उस एग्जेक्टिव पावर के साथ खड़ी हो, अगर उनको बुला लिया गया, वफाक पे हमला है, सेंटर में हमला है, दे विल हैव टू डिसाइड हम आए ना आए तो किस हद तक आएँ। अगर प्रोविंसेस के ऊपर इमरजेंसीज लगती हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर सदर साहब उनकी बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट पास जाएंगे, देखें जी सदर साहब हमारी बात नहीं मान रहे, हमने तो रेजोल्यूशन भी कर लिया, वो भी कर लिया। 2 इदारे जिनका सियासत से ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो हैं सुप्रीम कोर्ट और आर्मी। उन दोनों को घसीटा जा रहा है इस मामले के अंदर। दोनों इदारों के सरबराह वो लोग हैं इस मुल्क में जिनके पास बेपनाह ताकत है और उन पर चेक कोई नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चाहे आर्मी के चीफ हैं। सो इमेंस पावर, नो अकाउंटेबिलिटी, इमेंस पावर एंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन जुडिशल इन पोलिटिकल क्राइसिस। उसके अंदर सरकार भी घसीट रही है, खासा भी घसीट रहे हैं। तो ये अब जब खिचड़ी पड़ेगी, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पोजीशन चेंज की है कल सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में, अब उन्हें लगता है कि जिस काम के लिए वो आना चाहते थे वही वाली बात के आके इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, फिर अप्रैल से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, मैं मर्जी का चीफ ले आऊँगा, उस वक्त तक बाजवा सब कंटिन्यू कर लेंगे। अब उन्हें लगता है कि शायद ये सारे ऑप्शन जो है ना वो उससे टेबल से हट गए, लिहाजा वो ये कह रहे हैं ठीक है जी जिसको लगा लें, ताकि उनको कल जो नया चीफ है तो खान साहब के खिलाफ पहले दिन से ना होगा, खान साहब तो मेरी मुखालफत कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किया है कि ठीक है जी लगा लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब किसी पर्टिकुलर बंदे को लाना चाहते थे। आई थिंक खान साहब, आप ये बिलीव करते हैं कि उनका कोई पसंदीदा नहीं था? नहीं, उनका सिर्फ एक नापसंदीदा है जिससे वो पसंद नहीं करते कि वो ना हो। आई थिंक उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि अगर ये डिले हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाती है, तो सबको पता है कि लेट्स से जनरल आसिम मुनीर रिटायर होते हैं पहले, 2 दिन पहले होते हैं करंट आर्मी चीफ। 26 का कह रहे हैं, तो वो कहते हैं अगर उनके नज़दीक तो 1 हफ्ते की एक्सटेंशन से भी काम हो जाता है ना। सो आई थिंक खान साहब का ज़्यादा कंसर्न था, उनके नज़दीक लेजिटिमेट कंसर्न हो सकता है बिकॉज उन्होंने उनको चेंज किया उनका जनरल आसिम मुनीर का यही कसूर था कि वो वज़ीर आज़म के पास जाकर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर ये खबरें हमारे पास आ रही, एजेंसी के पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपके फैमिली मेम्बरान जो है ना तो वो किसी बहुत बड़े प्रॉपर्टी टेकून के जरिए ब्राइब हो रहे हैं, या उनको कल को ये चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो ये मतलब आसिम मुनीर साहब के हवाले से इन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन वो वार्निंग दे रहे जो बाद में हुई भी हैं, हमने देखा प्रॉब्लम हुए हैं। टू बी फेयर टू खान साहब का जो इस पर ऑफिशियल जवाब होता है प्राइवेटली भी वैसे भी, वो ये कहते हैं कि ये रीज़न नहीं था। वो कहते हैं कि जब हम ईरान गए तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक इनकी वो लाइन वहाँ पे इन्होंने नहीं ली। इसी तरह उनके ख्याल में चाइना पॉलिसी के ऊपर इनका व्यू पॉइंट एट वेरियंस था गवर्नमेंट के साथ, एंड आई बिलीव ऑल्सो टर्की या समथिंग, ये 3 मुल्क। वो कहते हैं कि बिकॉज ये वेरियंस था तो ये हमारी पॉलिसी, और मेरे से बहुत लोगों ने शिकायत की, फीडबैक आया,
दैट इज व्हाई आई चेंज्ड हिम। अच्छा, वो मुझे उस ना बात को रबिश एक करते मुझे हैं कि कोड बस याद ये आ देखिए। गया। हमारे दोस्त मेजर आमिर साहब हैं, वो ना एक हमारे एक और दोस्त के बारे में कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनकी गुस्साखी हो जाएगी, मैं डरता भी हूं उनसे। वो ना हमारे दोस्त के बारे में कहते हैं कि वो पहले नाराज होते हैं, वजह बाद में ढूंढते हैं। तो ये खान साहब वाला वही तो नहीं है कि पहले वो ये तो आप खांसे का भी इसका जवाब दे सकते हैं। आई कांट नहीं कि मतलब आप उसके बाद जो वजूहत, पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि ये वजूहत बताइए। देखिए मैं आपको बात हूँ, अब मेरा ख्याल है कि हर चीज़ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। ये भी नहीं होता कि खान साहब हर बात सही करते हैं, ये भी नहीं हो सकता कि जो दूसरी साइड है वो भी हर बात पूरी सच बताती है। माशाल्लाह एक्टर हैं सारे, बहुत बड़े देखिए फैक्ट जो है रऊफ, मैंने अब देखा सियासत में, चाहे वो उसमें फौज है चाहे सियासतदान है, कोई भी है, बहुत जगह पे हाफ ट्रूथ्स एंड होल लाइज होते हैं। ऐसा ही है। सो लेट्स गिव एवरीबडी द ड्यू डाउट का जो शेयर है, बेनिफिट मिलना चाहिए। वो इशू भी अपनी जगह होगा जो आपने बात की, फाइल्स और वो भी हमने सुनी कि फाइल्स गई, सब कुछ किया, ये एड ऑन भी हो सकता है। अब किसका वजन ज्यादा था ये खान साहब को पता होगा कि एक्चुअली किस चीज़ की वजह से हटाया। अच्छा, खान साहब वो कहते थे, जो उनके मुखालफिन उन पर तनकीद कर रहे हैं कि आप तो उस अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ था आपने, और बहुत सारे मुल्कों पे एक आपका उस पर था कि हम किसी की नहीं सुनते, एब्सोल्युटली नॉट, किसी की डिक्टेशन लेता, ही वाज ऑल पावरफुल। अपनी हुकूमत में FIR नहीं दर्ज करवा सके खुद पे, और उनकी हेल्पलेसनेस जो सब ने देख ली है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और उसके बाद चुप कर गए हैं, कुछ ज़्यादा उन्होंने FIR पे जोर दिया नहीं है। अपनी हुकूमत तो नहीं है, एलाइज की हुकूमत है, उनके हलीफ का हैंड पिक्ड है ना, चौधरी साहब नहीं बन सकते थे, हलीफ है। तो चौधरी साहब उनके साथ हैं, मतलब बड़े घर वालों के साथ। चौधरी साहब खाली इनके हलीफ तो नहीं है ना, चौधरी साहब और लोगों के से भी हलीफ हैं, तो कभी कभी बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है कि चलें चौधरी साहब इस वक्त अगर मेरी नहीं मान रहे। इवन इमरान खान साहब पे अटैक था, चलो किसी और पार्टी वर्कर का होता तो बंदा कह देता है, खान साहब पे अटैक है ना, खान साहब का बाकायदा नाम देना, नॉमिनेशन उनको करके देना, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का डट जाना, ये तो मेरा ख्याल इट्स अ बिग डेवलपमेंट। इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। शायद आपको समझ भी आता है कि अचानक चौधरी साहब को गवर्नमेंट मिल कैसे गई, सब कुछ तय हुआ था और चौधरी साहब अलहदा हो गए। वो भी आई थिंक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट था कि गवर्नमेंट हो भी और ना भी हो। सो जिसा खासा खिबरी कहते थे कि मेरे पास गवर्नमेंट थी लेकिन ताकत कहीं और थी। सो पंजाब इज़ ऑल्सो मे बी ए क्लासिक एग्जाम्पल। अच्छा, एक और वो भी कह रहे हैं खान साहब, वो वैसे जो भी पार्टी मैंने देखे वो बहरा आ जाए ना पावर से, तो वो उस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ ये गवर्नमेंट जो है ना वो भी देखी जा सकती है, ताकि उसमें अगेन शायद उनके जहन में होगा मिस्टर वो प्यूटन वाला जो मॉडल आया हमारे यहाँ, तो वो ये भी कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम जो वो भी लाया जा सकता। हालांकि मेरा जना मुशर्रफ वाला सदारती निज़ाम देखा, जना अयूब का देखा, जना ज़िया का सदारती निज़ाम ही थे, उसके बाद डिजास्टर। नहीं, वो डिक्टेटरशिप थी, सदारती निज़ाम नहीं थे, वो डिक्टेटरशिप। मतलब सदारती निज़ाम की अगर आप बात करें तो फिर अमेरिका का सदारती निज़ाम कंट्रोल किया हुआ था ना उन्होंने, मतलब एक पावरफुल वन मैन रूल था ना। देखिए वन मैन रूल है, अपने को सदर के सदारती उनके दौर में भी तो हिमालय नहीं। देखें, अगर मैं डिक्टेटर हूँ और मैं एक सदर अपने आप को कहता हूँ तो सदारती निज़ाम तो नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है। तो उनके दौर में भी थे था, अगर जिया साहब भी जुनैद साहब को ले आए थे, चौधरी शुजात को ले आए थे। आई थिंक ऑडियंस के लिए जब हम बात करें तो क्लियर होना चाहिए कि जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ फ्रांस, या हम बात कर रहे हैं अमेरिका की लाइन पे कि प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहा है, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी लेता डायरेक्ट होके आ रहे हैं। तो पंजाब से इलेक्ट होगा, क्योंकि आपका 12 करोड़ की आबादी पंजाब से, अगर आप सदारती निज़ाम लाते हैं जो पंजाब से कैंडिडेट होगा तो वही सेलेक्ट होके आएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे, बाकी सूबों के पास वोट्स ही कम हैं। वो तो देखें, वो तो आपके इस निज़ाम में एक फ्लॉ है कि जो पंजाब की स्ट्रेंथ है वो तो अगर आप किसी सूबे में कुछ भी ना जीते और पंजाब की MNA की सीटें सारी जीते, नवाज शरीफ साहब का भी ऐसे सिर्फ पंजाब में उनकी प्रेजेंस है या मंसारा वगैरह, वो तो निज़ाम ठीक होने की जरूरत है। वो तो आपको इस मुल्क में खाली पंजाब नहीं, आपको बाकी जगह पे भी और सूबे तोड़ने चाहिए और छोटे सूबे बनाने चाहिए ताकि ये इवन आउट हो। ये अभी तो बिल्कुल आई टोटली एग्री, ये लॉपसाइडेड है। अच्छा, इनकी उसी पे जाते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम के आखिरी इसमें कि मरियम नवाज साहब बड़ा क्लियर कह चुकी हैं, वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से नाम दिए बगैर, खान साहब की ली हुई है, आप उनको बड़ा शायद यही भला हो गया इमरान खान साहब का, शायद उस वजह से उन्होंने इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट कर दिया कि वो उस जनरल का करियर खत्म ना कर दिया। हाँ, तो उस पे आप इनको जानते हैं, पूरी फैमिली को, सबको आप करीब से, मरियम साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब, आपके क्या गैस है इस वक्त, क्या सोच रहे होंगे तीनों? देखिए, अगर मैं टोटल गैस लगाऊं ना तो मेरा आपको जानते हैं जाती तौर मैं उसी बेसिस पे कह रहा हूँ कि जितना को करीब से हमने 20-30 साल हो गए, तो आई थिंक मियाँ साहब डबल माइंडेड होंगे। उनको शॉर्ट टर्म में बड़ा पसंद होगा कि आसिम मुनीर साहब को ले आए, अगर उनके ख्याल में यह है कि वो इमरान खान साहब को रगड़ा लगाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये भी ख्याल होगा कि हमें भी लगाएंगे कि जो बंदा इमरान खान को रगड़ा लगा सकता है सानू तो खा ही जाएगा, शमशाद साहब को, कि वो अगर हो जाए।
नोइंग मियाँ साहब का वे ऑफ थिंकिंग, वो शायद किसी भी आउटगोइंग आर्मी चीफ की रिकमेंडेड आदमी को कभी नहीं लगाएंगे। आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे। नहीं लगाते, बल्कि बताते भी हैं उसको बताते भी हैं कि आपका जो चीफ जो है ना, तो वो मुझे आपकी रिकमेंडेशन दे के नहीं गया, तो किसी और की दे के गया। मुझे याद है जब जनरल कियानी थे तो जनरल कियानी ने जनरल राशिद का बड़ा जोर लगाया था, और अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले तक, एक दिन पहले भी लास्ट डे पे जाके मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, और वो नहीं हुआ था। जनरल आमिर की बात होती है तो वो कहते हैं कि जी वो तो नहीं हो सकते क्योंकि वो जरदारी साहब के साथ रे में है। अब पीछे रह जाते हैं जनरल नुमान रह जाते हैं, और पीछे जनरल अजहर रह जाते हैं, दोनों बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। सो हो सकता है इनमें से कोई डार्क हॉर्स हो, वी डोंट नो। हम तो स्पेकुलेशन ऐसे ही बैठ के मरियम की प्रेफरेंस होगी कि हम आसिम मुनीर साहब को लाएं। आई थिंक मरियम की प्रेफरेंस हार्ड लाइन होगी, जो उनके ख्याल में आके एक हार्ड लाइन ले सकता है। शहबाज शरीफ साहब की, वो रिप्रोचमा वाले आदमी है, और मियाँ साहब कंफ्यूज बैठे होंगे, और बाद में अपने ही जर्नल से कुछ अर्से उकता भी जाते हैं, मेरा ख्याल है। मियाँ साहब का लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलें जी, ये मालिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर कल हमारी होस्ट अगर राबिया ना आई तो फिर मालिक साहब को हम पकड़ लेंगे। अभी से हमें इनसे आने और कमिटमेंट में इनसे ले लें। तो बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। बहुत शुक्रिया जी आपके देखने का, थैंक यू।